बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को देखा था। आज हम इसके 3 केसेस को स्टडी करेंगे, जिसमें हम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे। और ये तीनों ही इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, आप ये वाली थ्योरी लिखेंगे और इसके साथ एक ग्राफ बनाएंगे। वो मैं यहाँ पे बनाती हूँ। आप ये ग्राफ बनाएंगे जिसमें आप 2 डायमेंशनल मोशन को शो करेंगे और बताएंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी यानी ग्राउंड लेवल तक आते हुए हमारे पास बॉडी ने किस तरह 2 डायमेंशनल मोशन को कवर किया है और किस तरह इसने 2 डायमेंशनल पाथ को फॉलो किया है। तो स्टूडेंट्स देखें, आपके पास ये प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है, ये पाथ है जो प्रोजेक्टाइल ने फॉलो किया है। अगर आप इसकी हाइट निकालना चाहते हैं तो देखेंगे इन पॉइंट्स में से मैक्सिमम डिस्टेंस एक्स एक्सिस के साथ किस पॉइंट का है, तो वो हमारे पास ये वाला पॉइंट है। तो इस मैक्सिमम जो डिस्टेंस के साथ जो हमारे पास पॉइंट है, उसका हमने एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखना है और वो हमारे पास हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल होगी। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर हम यहाँ पे ये वाले या इस साइड पे किसी भी पॉइंट को चूज़ करेंगे लाइन के ऊपर, तो उसका डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस ये वाला है जो मैंने पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ किया है। क्योंकि ये हमारे पास हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास हाइट है, एच है या एस है। अब हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। उसके लिए आप देखें, अगर कोई बॉडी यहाँ से मूव करते हुए इस डायरेक्शन में जाती है, तो क्योंकि ये हमारे पास अर्थ की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू -g लेंगे। और इनिशियल वैल्यू अगर हम यहाँ पर v/y यानी x कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं, तो वो हमारे पास vi sin थीटा होगी। क्योंकि हमें पता है कि y कंपोनेंट की भी 2 वेलोसिटीज़ हैं, जो कि है एक इनिशियल और दूसरी है फाइनल। इसी तरह x कंपोनेंट की भी 2 वेलोसिटीज़ हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल। क्योंकि ये यहाँ से जब स्टार्ट करता है तो ये y कंपोनेंट के लिहाज से मूव करता है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, जब भी हमारे पास y कंपोनेंट आता है तो हम साथ साइन थीटा लगाते हैं। जब हमारे पास x कंपोनेंट आता है तो हम उसमें कॉस थीटा लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि y कंपोनेंट तो हमने साइन थीटा लगाया है। अब जब यहाँ पर बॉडी पहुँचती है तो हमने देखा था कि इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ उसके पास x कंपोनेंट होता है। इसका मतलब है कि y कंपोनेंट इस टाइम पे यहाँ पर मतलब फ़ाइनल में ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम इसको इनिशियल कहते हैं, इसको फाइनल कहते हैं, तो इनिशियल का हमारे पास y कंपोनेंट साइन थीटा है, लेकिन फ़ाइनल का y कंपोनेंट हमारे पास ज़ीरो होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास x कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। बॉडी सिर्फ फॉरवर्ड मूव करेगी, वो मज़ीद अपवर्ड मूव नहीं करेगी। तो y के लिहाज से वेलोसिटी का कंपोनेंट हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास हम यूज़ करेंगे एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसमें s यूज़ होता है। s का मतलब डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास हाइट के इक्वल है। तो ये सब्स्टिट्यूशंस करवाएंगे, इन सब चीज़ों को हम पुट कर देंगे इन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, 2as इज इक्वल्स टू vf² माइनस vi²। अब हमारे पास vf और vy का y कंपोनेंट है, तो हम यहाँ पर इन दोनों के साथ y लगा सकते हैं। 2 वैसे ही आएगा, a की जगह हम -g सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, s की जगह हम 8 सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। vfy की वैल्यू 0 है और viy की वैल्यू vi sin थीटा, क्योंकि इसका स्केयर है तो यहाँ पे भी स्केयर आएगा। अब हमारे पास आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -2gh, 0 का स्केयर 0 होगा, माइनस vi², और साइन थीटा का स्केयर करेंगे तो साइन स्केयर थीटा। हमें चाहिए हाइट के साथ जो भी मौजूद है हम उसको राइट साइड पे लेकर आएंगे। 0 में से कोई भी चीज़ निकालेंगे तो हमारे पास -vi साइन स्केयर थीटा आंसर आएगा। एच हमें चाहिए -2g, इधर एक्स्ट्रा टर्म है, इसको हम ला के डिवाइड करवा देंगे, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आएगी vi² साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और यही हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है जिसको हमें कैलकुलेट करना था। ये हमारे पास वो हाइट है प्रोजेक्टाइल की जो जब एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगी तब ये कम हो सकती है,
एयर रेजिस्टेंस की मौजूदगी में अपवर्ड वेलोसिटी है जो प्रोजेक्टाइल की वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो इसलिए उसकी हाइट भी डिक्रीज़ हो जाती है। ज़ाहिर बात है जब एयर रेजिस्टेंस आएगी तो थोड़ी सी अपोजिशन मिलेगी हमारे पास प्रोजेक्टाइल को, और उसकी हाइट हमारे पास जो आइडियल होनी चाहिए थी उससे कम होगी। जब वो उससे कम होती है तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसमें भी कमी आ जाती है। अब स्टूडेंट्स, जो मैंने यहाँ पर रेड पेन से यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, बुक में ये पैराग्राफ की फॉर्म में है। अगर आप चाहें तो आप ये बुक वाले भी कर सकते हैं, बुक में ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वरना इसकी ये एक्सप्लेनेशन कर लें या वो ऊपर वैल्यूज़ पुट करने वाली कर लें, दोनों एक ही बात होगी। स्टूडेंट्स, वो एक्सप्लेनेशन ये है, आप ये एक्सप्लेनेशन कर लें या रेड वाला कर लें, दोनों एक ही बात होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आया है और इसका कंक्लूजन हमारे पास क्या आता है। अगर आपके पास मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होने की वजह से जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी मदद से हमारे पास हाइट भी रिड्यूस होगी, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और हाइट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या है, इस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल ने स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे आके एंड हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर एक फ़्लाइट चलती है पाकिस्तान से चाइना की तरफ, तो ये जो पाकिस्तान से जब वो स्टार्ट लेगी तो ये इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा, और जिस पॉइंट पे आके ये ग्राउंड से हिट करेगी तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ वो पॉइंट है जहाँ पर ये आके हिट करेगी। तो इस दोनों के दरमियान जितना टाइम लगेगा उसे हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी पाकिस्तान से चाइना जाने का हमारे पास फ़्लाइट को कितना टाइम लगा है। इट इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन, यानी यहाँ से टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, यहाँ पर आकर दोबारा ये हिट करेगी। दिस इज़ कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ से इसने स्टार्ट लिया था उसी पॉइंट पे आके ग्राउंड के साथ इसने हिट कर दिया, तो जो अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करेंगे जिसको हम एच भी कहते हैं, तो वो हमारे पास इस केस में स्टूडेंट्स ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि उसने दोबारा फिर से वही सेम हाइट जो है वो अटेन कर ली है। अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास नेगेटिव ही होगा पिछले केस की तरह, क्योंकि ये अगर हम बात करते हैं इधर से तो इसने ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी बात की है, ग्रेविटी इसने मूव किया है, तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो -g होगा। अब इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं जो कि x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है। अगर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं x कंपोनेंट की, तो वो हमारे पास ज़ीरो होगा, और वो हमारे पास ज़ीरो इसलिए होगा क्योंकि vx में ये बिल्कुल कांस्टेंट रही है। अगर हम एयर की फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो उस किसी भी चीज़ का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, और vix जो इसका x कंपोनेंट है वो ज़ीरो होगा। जिस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया उसी पे आ गया, तो इसने x के क्रॉस हमारे ख्याल में जो है वो कांस्टेंट रही है, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्योंकि ज़ीरो होता है, और हम अक्रॉस एक्स एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, दोबारा फिर से उसने उसी पॉइंट पे आके प्रोजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस है तो हमने vix को ज़ीरो ले लिया। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है, वो है vfy, यानी फाइनल वेलोसिटी viy। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम vi लेंगे और y की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा। इन सब वैल्यूज़ को अब हम सब्स्टिट्यूट करवाएंगे इन द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसकी फाइनल फॉर्म क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम वैल्यू पुट करवाएंगे, s की जगह ज़ीरो आएगा, vi का हमारे पास x कंपोनेंट ज़ीरो है लेकिन y कंपोनेंट नॉन ज़ीरो है, vi साइन थीटा, और इसके साथ t की वैल्यू, t की जगह हम t ही लिखेंगे, और ये vi साइन थीटा इसलिए हमने इसको नॉन ज़ीरो रखा है क्योंकि उसने अक्रॉस y जो एक्सिस डिस्टेंस कवर किया है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कवर नहीं किया। जिस पॉइंट पे गई थी उस हिसाब से वापस आ गई, इसलिए हमने उसकी वेलोसिटी को भी ज़ीरो कर दिया। 1/2 g की जगह हम यहाँ पर a लिखते हैं, वैसे ओरिजिनल इक्वेशन में फिर a की जगह हम -g सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, फिर t²। अब हमारे पास यहाँ आता है vi साइन थीटा t माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 gt²। ये नेगेटिव टर्म है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगी तो ये हमारे पास पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2
जी टी स्क्वायर वी आई साइन थीटा और टी। हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और हमारे पास टाइम की स्टूडेंट्स कितनी टर्म यहाँ पर प्रेजेंट हैं, दो। एक हमारे पास लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे। यहाँ पर टी स्क्वायर हमारे पास प्रेजेंट है, टी इधर हमारे पास साइन थीटा के साथ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। टी के अलावा कौन सी टर्म इधर प्रेजेंट थी, वी आई साइन थीटा। अब यहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स एक्स्ट्रा हैं, टू डिवाइड हो रहा है इस पूरी इक्वेशन से, तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा। जी इधर मल्टीप्लाई है, ओवर के ऊपर मौजूद है, यहाँ नीचे आ जाएगा। अब टी स्क्वायर और टी स्क्वायर को हम दो बार टी भी लिख सकते हैं, फिर इसकी कैंसिलेशन करवा देंगे। इसको हम रीअरेंज फॉर्म में लिख देंगे, टू को शुरू में ले आएंगे, टी से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू है वो आती है, वो हमारे पास ये आती है, जहाँ पर टी क्या है, टी इज़ दी टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा है, when it is projected from the ground। ये वो वाला टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, जी की कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास एक ही होती है 9.8, और थीटा जो वो एंगल बना रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो हमारे पास कोई भी बॉडी ऐसे मूव करती है तो उसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है उसको हम थीटा कहेंगे। उसकी वैल्यू पुट करवाने से हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक लास्ट टर्म रहेगी हमारे पास जो कि है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। लेट्स मूव टुवर्ड्स इट। स्टूडेंट्स अब हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसमें भी आप सेम ही फिगर बनाएंगे। यहाँ से प्रोजेक्टाइल ने स्टार्ट लिया और यहाँ पे इसने एंड किया, ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसकी अलॉन्ग वाई एक्सिस मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि प्रोजेक्टाइल की रेंज या उसका जो डिस्टेंस है वो उसने हॉरिजॉन्टल यानी एक्स डायरेक्शन में कवर किया है, नो डाउट उसने वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कवर किया था, लेकिन जो उसने आकर जिस पॉइंट पे हिट किया वो हॉरिजॉन्टल था, जहाँ से स्टार्ट किया वो भी हॉरिजॉन्टल था, तो इसलिए हम इसको अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही कंसिडर करते हैं। तो जब हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे हम कहेंगे द मैक्सिमम डिस्टेंस विच आ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो उसने कवर किया है इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये कहाँ से फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा एस इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, छोटे क्लासेस में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे एस आपको रेंज देता है, वेलोसिटी वी से वेलोसिटी है और टी से टाइम है। और क्योंकि यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल जो है वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे और टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, और कितना टाइम लगता है इसे ग्राउंड को हिट करने में, उसको लेंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेंज को हम आर लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को वी आई एक्स लिख सकते हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई बाय टी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं वी एफ वाई की, तो फाइनल वेलोसिटी जो इसकी जब वो हिट कर लेगा तो उसके बाद तो उसकी ज़ीरो हो जाएगी, तो इसलिए हमने उसको कंसिडर नहीं किया, जस्ट हमने वी आई एक्स को ही किया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इनिशियल वेलोसिटी को। फिर उसमें हमारे पास टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड कौन सा था वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको हम पुट करवाएंगे। उसका स्टूडेंट्स आपके पास ये रिजल्ट आया था, आप इसको यहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे। आर इज़ इक्वल्स टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई टी की जगह लिखेंगे 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। और स्टूडेंट्स हमने ये भी पढ़ा था कि जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है उसके साथ हम लगाते हैं vi कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट के साथ हम लगाते हैं vi साइन थीटा। vi एक्स था तो हम vi कॉस थीटा लगाएंगे, फिर इन दोनों वेलोसिटीज़ को मर्ज कर देंगे और हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा, और यहाँ पे भी हमारे पास कॉस थीटा आएगा। अब यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है, जो आपने पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। ये आप अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मैथ्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर की मैथ में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर इज़ इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम यहाँ से सेपरेट करवा सकते हैं। जब हम यहाँ पर सेपरेट करवाएंगे तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे डिवाइड बाय जी, और ये किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के। वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी
और ये आपके पास रेंज आई है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो इसका मतलब है कि साइन 2 थीटा की जगह 1 हो, ये यहाँ पर थीटा की कोई ऐसी वैल्यू हो जो इस वी आई स्क्वायर जी के साथ मल्टीप्लाई होकर इनको ज़ीरो ना करे, यानी कि यहाँ पर ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो उस केस में हमारे पास रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हम तमाम एंगल्स पे चेक करते हैं, और जब हम एंगल की बात करते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी हमें यहाँ पर 1 चाहिए। अगर यहाँ पर 1 होगा यानी कि नॉन ज़ीरो हमारे पास आंसर होगा तो ही हमारे पास रेंज मैक्सिमम होगी। तो हम कह सकते हैं अगर हमारे पास साइन 2 थीटा के 1 के इक्वल होगा तो ही ऐसा हो सकता है। और हमारे पास साइन है, साइन दूसरी साइड पे जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब दूसरी साइड पे जाते हैं तो उनके साथ इन्वर्स का साइन आ जाता है। तो आप साइन इन्वर्स 1 कैलकुलेटर पे लेंगे तो आपके पास 90 डिग्री आएगा। 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड होगा, तो थीटा की वैल्यू आपके पास आती है 45 डिग्री। अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है, एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज, या इससे बेहतर है जो मैं नीचे वाली कैलकुलेशन करूँ आप वो यूज़ कर लें। क्वेश्चन हमारे पास किस तरह आएगा, एट व्हाट एंगल range of projectile will be maximum। तो ये आपको पता होना चाहिए कि थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। ये एमसीक्यू भी आ जाता है। आप आंसर में लिखेंगे द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। उसके बाद आप रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे पास रिजल्ट आया था आर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। आप यहाँ पर थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करवाएंगे, वी आई स्क्वायर साइन 245 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। और साइन 90 की जब वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास 1 आएगी। आप लिख सकते हैं वी आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय जी। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि रेंज इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। अब स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है लास्ट पे, इसको आप कोई भी अगर आपके पास रेंज, टाइम या हाइट आए आप उसमें लिख सकते हैं। और पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जब कोई भी प्रोजेक्टाइल अपवर्ड मूव करता है तो उसको एक जो है वो अपनी मुखालिफ चीज़ का सामना करना पड़ता है, और वो हमारे पास होती है एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस। ये प्रोजेक्टाइल की फॉरवर्ड या आगे की मोशन को रिड्यूस करती है। एयर रेजिस्टेंस विल स्लो डाउन प्रोजेक्टाइल फॉरवर्ड मोशन, जिसकी मदद से उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। अगर हम इसको इग्नोर कर दें या अगर ये प्रेजेंट ना हो तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इतनी कम नहीं होगी। द रिडक्शन इन इनिशियल वेलोसिटी, ज़ाहिर बात है जब वेलोसिटी में कमी आ गई, उसकी स्पीड में कमी आ गई, तो जिस पॉइंट पे से जाकर जो है वो हिट करना चाहिए था वो उस पर हिट नहीं कर पाएगी, जिसकी मदद से हमारे पास इट विल रिज़ल्ट इन डिक्रीज़ ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसमें कमी आ जाएगी, वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। अब एयर रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, किसी पॉइंट पे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। थ्रू आउट द फ्लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज द ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन, जैसे ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है तो उसको एयर रेजिस्टेंस उसको एक्सपीरियंस कम करनी पड़ती है। अगर वो फास्टली मूव करेगा तो उसको एयर रेजिस्टेंस जो है उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट रिटार्ड्स मोर स्लोली एंड एक्सेलरेट्स मोर स्लोली एज इट फॉल्स डाउन। इसका मतलब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है तो उसे मुखालफत का या एयर रेजिस्टेंस का सामना भी कम करना पड़ता है और वो आहिस्ता से एक्सेलरेट होता है। एज़ कम्पेयर टू दैट ऑब्जेक्ट जो बहुत फास्टली मूव करता है उसको एयर रेजिस्टेंस का भी ज़्यादा सामना करना पड़ता है और एक्सेलरेशन का भी ज़्यादा सामना करना पड़ता है। जब वो डाउनवर्ड आएगा तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो जाएगा। उसके बाद दिस रिजल्ट्स इन अ ट्रेजेक्ट्री दैट इज़ नॉट परफेक्टली पैराबोलिक। हमने देखा था कि इसकी ट्रेजेक्ट्री है, इसका जो पाथ हमारे पास पैराबोलिक आता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, वो स्क्यूड टाइप का हो जाता है विद स्टीपर डिसेंट देन एक्सेंट। जिस हिसाब से वो ऊपर की तरफ उठा है उस हिसाब से वो नीचे की तरफ परफेक्टली नहीं आ सकता, उसका डिसेंट स्टीपर हो जाता है, चिपटा हो जाता है।
तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोमेंटम और उसकी कुछ टर्म्स। थैंक यू।